नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। तो कश्मीर फाइल के विषय में जो कल थोड़ा ये बताने की जो कोशिश की गई थी कि असली मकसद जो है को उसमें उसमें दरकिनार किया गया कि कश्मीर जो है, जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं वो चाहती थी कि भाई ये कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ है या ये कश्मीर भारत से अलग रहे। तो भारत से अलग कैसे रहे? तो पहले उन्होंने भारत का एक टुकड़ा बाहर करवाया। किसके द्वारा? जो उन्हीं भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें और उसी का एक बहुत खतरनाक भारत विरोधी एजेंट ये जवाहरलाल नेहरू था और उसी को प्रधानमंत्री बनवाने में ये मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत बड़ा खेल खेला इसने। और जैसा कि मैंने बताया था कि भारत विभाजन जो है वह कोई हिंदू बनाम मुस्लिम का कोई चक्कर ही नहीं था। देखिए, कुछ शरारती तत्व वो हर वक्त आपको मिलेंगे, लेकिन उन शरारती तत्वों को दिखा करके पूरे माने एक पांथिक आधार उसको बनाया जाए, यही शरारत है। भारत विभाजन को आप ध्यान से आप करें देखेंगे तो वो इलाके जो कि छिटपुट रूप में माने अलग जो उनकी माने वो एक कट्टरवादी और फ्रेंटिक या फैनेटिक टाइप का उनकी सनक रही होगी कि उन्होंने पाकिस्तान की बात कही होगी। और देखिए, पाकिस्तान की मांग भी आप सोचिए, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है 1929 में, तो उसमें यानी किसी भी पाकिस्तान की मांग नहीं होती है। इसको सभी लोग ध्यान से रखें। 1929 में जब पूर्ण स्वराज की भाई कि इन अंग्रेजों से जो है पूरी आज़ादी चाहिए, हालांकि पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है हमारे भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे जो है अशफाकुल्ला, ये उनका मुद्दा था कि अंग्रेजों को पूर्ण रूप से यहाँ से जाना चाहिए और इससे कम कुछ भी नहीं। और ये कांग्रेसी चमचे बोल रहे थे कि नहीं, हमको पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस एक खतरनाक किस्म की व्यवस्था होती है। तो वो तो जब इन क्रांतिकारियों का, राजभक्तों का और अमर शहीदों का ये मुद्दा कि अंग्रेजों को पूर्ण रूप से जाना चाहिए, तो उसी मुद्दे को इन कांग्रेसी चमचों ने चुरा लिया, क्योंकि वो मुद्दा जो है बहुत लोकप्रिय हो रहा था। तो मुद्दों को चुराने में, नकल करने में ये बड़े बड़े शातिर हैं
ये जेएनपीसी कांग्रेस वाले। तो खैर, और उसमें और उस वक्त जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनने का नंबर किसका था? सरदार पटेल का था। तो सरदार पटेल को न बनवा करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवा करके तब वो जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 30 जनवरी 1929 को करवाया। तो खैर मैंने घोषणा जब कांग्रेस द्वारा हो गई तो 1929 में जब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई, उस समय पाकिस्तान की मांग बिल्कुल नहीं उठी थी। उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि नहीं साहब, पहले पाकिस्तान का मुद्दा सेटल करिए, उसको सेटल करिए, उसका पहले इंतजाम करिए, तब जाकर के पूर्ण स्वराज का समर्थन हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्ण स्वराज और पाकिस्तान की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा की 11 वर्ष बाद होती है, मतलब कि 1940 में होती है। और पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की घोषणा में जो 1936 के जो स्थानीय चुनाव होते हैं या प्रांतीय जो चुनाव होते हैं, प्रांतीय चुनाव के बाद जो इसकी कांग्रेस की सरकारें बनती है, कांग्रेस की सरकारों में हमारे कांग्रेस में जो इस्लाम आस्था वाले इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो नेता थे इसे कांग्रेस में, तो जो कांग्रेस का चरित्र रहा है, अब इसमें भी देखिए, माने हालांकि कोई इसको किसी भी रूप में ले सकता है। इतने सालों तक जो है एक किसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई को प्रधानमंत्री बनाया नहीं बनाया ना, रक्षा मंत्री बनाया नहीं बनाया, गृह मंत्री बनाया, गृह मंत्री एक वो बनाया था वीपी सिंह, वो मुफ्ती सईद को पता नहीं कहाँ से लाया, और वो किसी मैंने अपनी बेटी यही जो महबूबा मुफ्ती को आतंकवादियों ने उसको अपहरण कर लिया, उसी को छुड़ाने के चक्कर में वो बदनामी हो गया। लेकिन एक से एक काबिल थे लोग, तो गृह मंत्री नहीं बनाया, रक्षा मंत्री नहीं बनाया, वित्त मंत्री नहीं बनाया, विदेश मंत्री नहीं बनाया, उनकी आबादी तो है ना, प्रधानमंत्री नहीं बनवाया। अधिक से अधिक क्या किया, राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति जिसके पास कोई पावर नहीं है, मुख्य न्यायाधीश तो ऐसे ही होता है, ये बनाकर के बद दिखा दिया। क्यों? वही मानसिकता कि ये अमर शहीद हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, अशफाकुल्ला, ये तो अंग्रेजों की गुलामी जो कि 200 साल की थी, उससे आज़ादी पाने के लिए ये अपनी जान दे रहे थे। कट्टरवादी ये फैला रहे थे, और तब नहीं बोले, जिसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, और मंगल पांडे से लेकर के लोगों ने, मंगल पांडे और 1857 की जब लड़ाई थी, मंगल पांडे थे और बख्त खान थे बरेली से, अजीमुल्ला खान जो है वो कानपुर से थे, जो कि वो नाना साहब के सहायक थे, और मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद से तमाम, और बेगम हजरत महल थी यहाँ से लखनऊ से, और सब लोग मिलकर के, कुंवर सिंह और तात्या टोपे, मंगल पांडे, तो पहले ये लोग अंग्रेजों वाली जो गुलामी थी 200 साल वाली, उसके खिलाफ वो जान दे रहे थे और संघर्ष कर रहे थे और अपनी कुर्बानी शहादत दे रहे थे। ये बीच में जो कट्टरवादी तत्व है, जब ये आज़ादी मिलने को हुई, आज़ादी जब मिल गई, तो तब ये शुरू किए वो 12 साल वाली गुलामी, मतलब वो मुगलों वाली गुलामी, यानी मुगलों के शासन को ये गुलामी से इन सब ने जोड़ दिया। यही जो है सारी खुराफात की जड़ है, जिसमें कांग्रेस में भी जो है वो पटेल, जो नेहरू की अपेक्षा पटेल को बनाने का
का भी बहुतायत मेजॉरिटी थी, उसको भी दबा करके ये गांधी जो है नेहरू को ही वो प्रधानमंत्री बनवाया, वो भी इंग्लैंड के इशारे पर। तो कोई इसको जवाब नहीं बना। जवाब जबकि ये बात तो बीबीसी में भी आती है, बीबीसी में जो कई बार दिखाया है। तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कोई जवाब नहीं बना। और किसी ने पूछा कि भाई जब पूरी कांग्रेस जो है वो सरदार पटेल के पक्ष में थी, तो आपने सबको दबा करके आपने इसे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनवाया? तो बोला कि किसको अच्छी अंग्रेजी आती है और जो देश है वो उसे अच्छे तरीके से बात कर लेगा। और ये एकमात्र वो अंग्रेज है जो कि भारत को जरूरत है। ये बात बोला था। ये शब्द किसके हैं? उस मोहनदास करमचंद गांधी के हैं। यानी देश के लोग, अमर शहीद जो है, उन अंग्रेजों से आज़ादी के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे थे। आज ये प्रधानमंत्री बनवाया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, तर्क दिया कि ये बेहतर अंग्रेज है ये। तो खैर ये उसका एक कुतर्क था, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का एक कुतर्क था। लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू था, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, या उस तथ्य को पूरा देश जाने कि यह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक बहुत ही खतरनाक किस्म का भारत विरोधी एजेंट और अपने मुल्क भारतवर्ष का सर्वाधिक ऐतिहासिक भारतद्रोही और गद्दार था। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई, और उसी दिशा में ये काम करता रहा। उसी में कश्मीर की समस्या है, उसी में लद्दाख की समस्या है, उसी में तिब्बत की समस्या है, सारी समस्याओं, हर समस्या की जड़ में ये गद्दार, और कौन सा गद्दार? भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक भारतद्रोही और गद्दार, ये था नेहरू। और उसकी जो पीढ़ियाँ जो ये निकली, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और इसमें जो कहल रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसी सच्चाई को पूरे देश को समझने की आवश्यकता है। और ये घातक है। तो ये परिदृश्य और ये सच्चाई, ये हकीकत लोगों के दिमाग में न जाए, तो कट्टरवादियों ने खासकर वो कट्टरवादी कौन है? हिंदू सनातन के कट्टरवादी हमेशा जो है इस नेहरू को छिपाते हैं, नेहरू के पाप को छिपाते हैं। और जब इनका कोई संदर्भ आता है नेहरू का, गांधी का, तो कहते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन में घुसो कि ये कितने अय्याश थे, इनका किसे अनैतिक संबंध था। मोहनदास करमचंद गांधी जो अपनी पोती पर ही वो ब्रह्मचर्य का वो प्रयोग करता था। बस इन्हीं बातों में उलझाते हैं ये कट्टरवादी तत्व। किसके? हिंदू सनातन के। तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, इसी तरह की बात उड़ाते हैं। और भारतीय ममता का दल, जब मैं समझता पहली बार, बाकी तो सारी एजेंसी जो है, जितने भी एजेंसी है, जितने भी ग्रुप हैं, वह जो है नेहरू और गांधी के और नेहरू ही नहीं, नेहरू बाद वाली पीढ़ियाँ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और इसमें आप वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी गद्दारी के पापों को बराबर छिपा करके एक झूठा महिमामंडल, यही अभिशाप है इस देश का। और इसके विषय में जो है मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता दल ही बोल रहा है। बाकी सारी पार्टियों को आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का अखिलेश कभी बोलता है, मुलायम ने कभी बोला। मुलायम का तो मैंने आपको दिया उदाहरण कि जब ये रक्षा मंत्री था और लद्दाख का वाकया आया कि लद्दाख का वो हिस्सा इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने चीन को थमा दिया 1962
युद्ध के माध्यम से, तो ये मुलायम सिंह भारत के रक्षा मंत्री की क्षमता में कह रहा है कि हमसे गलती हुई, ऐसे ही बोलता है। सारे माने वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों की छिपाने का एक तरीका इन सब ने ढूंढा कि हमसे गलती हुई। पता नहीं जो है वो जवाहरलाल नेहरू के क्या लगते हैं ये मुलायम सिंह, क्या कोई रिश्तेदार वगैरह लगते, क्या लगता है कि कहेंगे वो गलती हमसे हुई। तो इस प्रकार तो नेहरू की गद्दारियों को छिपाने का एक तरीका और ढूंढा गया कि जो भी जहां उसकी गद्दारी हो कह दीजिए कि ये गलती हमसे हुई। तो कहने का मतलब कि इनकी गद्दारी को ढकना और एक झूठा महिमा मंडल, या सोचिए ना, जो देश को बंटवाता है तो वो राष्ट्रपिता, जो देश के साथ विश्वासघात करता है कि मतलब पाकिस्तान मेरी लाश में बनेगा, वो और पाकिस्तान बने पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देना, ये सब तमाम ये हुआ खड़ा करता है, और अंत में देश विभाजन का पूरा दोष जो है इस देश की जनता पर ही वो मरता है। वो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, तो उसको बोलते हैं ये सत्य का पुजारी। जिस विभाजन के कारण जो है हमारे देश के 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की हत्या हुई, तो उसको सब ये बोलते हैं अहिंसा का पुजारी। अब देख लीजिए ना, पाखंड की ये पराकाष्ठा तो आप देख लीजिए ना। तो बात हो रही थी कि हमारे अमर शहीद जो है, हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी या महान राष्ट्रभक्त जो है, अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अपनी जान दे रहे थे, अपनी कुर्बानी शहादत दे रहे थे, ये पूरा देश जानता है। लेकिन ये हिंदू सनातन आस्था वाले तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, तो तब तक तो नहीं बोले, जब अंग्रेज चले गए तब इसी में घुसेड़ दिया कि हमको 1200 साल वाली गुलामी, यानी वो सल्तनत वाली। अरे उसमें तो वो शासक जरूर है, लेकिन हिंदू मुसलमान साथ साथ रहे हैं। ये सब जवाब दें कि अकबर की सेना में मान सिंह थे, शिवाजी की सेना में कई ऐसे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के सेनापति रहे हैं शिवाजी की सेना में, और औरंगजेब की भी सेना में कई हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के सेनापति रहे। बराबर है, ये संबंध रहा। लेकिन कट्टरवादी तत्वों ने क्या हुआ खड़ा किया, और उसी तारतम्य में ये मोदी जब प्रधानमंत्री बना तो लोकसभा में कह रहा है कि हमको 1200 साल वाली गुलामी से आज़ादी चाहिए। जरा इस बात को जरा देखिए। और फिर ये अमित शाह जो आपका जो केंद्रीय गृह मंत्री है, जो अभी चुनाव बीता है उत्तर प्रदेश का विधानसभा वाला, उसमें जाकर के बोल रहा है मेरठ में कि आप लोग लोगों ने मुगलों से संघर्ष किया और हम भी मुगलों से संघर्ष कर रहे हैं। ये अमित शाह देश को बताया है कि अभी इस देश में मुगल कौन है? तुम देश के दुश्मनों को पाल रहे हो और कह रहे हो कि मुगलों से हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे तो धोखेबाज हैं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जरा इनका खेल समझिए। अब ये हिंदू सनातन तबके के जो माने वो कट्टरवादी तत्व हैं, क्या वो क्या फैला रहे हैं, जरा उसका मजमून जरा समझिए। क्या कर रहे हैं? मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, और वो आबादी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगी कि जो 2029 का जो चुनाव होगा उसमें मुसलमान ही जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा।
और फिर पूरी तबाही हो जाएगी। और 2049 तक तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर इसके बाद वो गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। इस तरह की रचना और इस तरह की खतरनाक एक डिज़ाइन, ये सब हिंदू सनातन आस्था वाले तबके के कट्टरवादी तत्व जो है इस तरह का वातावरण ये बना रहे हैं, एक झूठा वातावरण। भारतीय जनता दल पहले भी कहा है कि मुगलों के भी शासन में, बल्कि ये राजस्थान के राजपूत आकर के जो है वो साथ दिए उनका, ये मान सिंह क्या है, लेकिन उसको सब नहीं कहेंगे। अभी मैंने जो बताया कि छत्रपति शिवाजी की सेना में भी कई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के वो उसमें सेनापति थे। अकबर की भी, औरंगजेब की भी सेना में कई सेनापति वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के थे। इसको सब नहीं बताएंगे। तो ये एक व्यूह रचना, दुष्प्रचार कि मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा, और 2029 में मुसलमान पे जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तरह तरह की बातें, डराना हिंदू सनातन। और उसी प्रकार जो वामपंथी हैं, जो कि इस देश को हमेशा अस्थिर और नफरत का हमेशा जो है एक चक्र चलाते हैं, तो वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कुछ बौद्धिक वर्ग को बुला करके, जब से मोदी आए हैं, मोदी ने बोल दिया कि हमको 12 साल वाली गुलामी से आज़ादी चाहिए। हमारे अमर शहीदों ने अंग्रेजों की गुलामी से संघर्ष किया, और जब ये प्रधानमंत्री बन गए ये मोदी महोदय, तो कह रहे हैं कि हमको 12 साल वाली गुलामी से आज़ादी चाहिए। और उनका गृहमंत्री जाके बोलता है कि आप मुगलों से लड़े थे और हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग जब ये सत्ता में रहेंगे तो क्या देंगे इस देश को, और क्या दे रहे हैं आपके सामने है। तो अब देखिए, ये कट्टरवादी तत्व इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जब से मोदी आए हैं, मोदी ने तो वो किनारा पकड़ा दिया कि हमको जो है 12 साल वाली गुलामी, मतलब कि वो मैंने मुगलों वाली और सल्तनत वाली। हालांकि ये मोदी जी को भी जाना चाहिए कि जब से मोहम्मद बिन कासिम या कुछ इस्लाम आया, उसके पहले ही वो इस्लाम भारत में आया था, और इस हिंदू सनातन ने उसको कबूल किया था। और मोहम्मद बिन कासिम के पहले ही भाई पुरानी पुरानी मस्जिदें गुजरात में भी और वहाँ केरल में मिलती हैं, और वो सद्भाव का निशाना है। बाद में ये बात सही है कि कई हिंसा के आधार पर मैंने देशों पर कब्जा करने वाले उन्होंने इस्लाम का सहारा लिया, ये भी बात सही है। और पूरा ईरान, पूरा हमारे अफगानिस्तान, मध्य एशिया को जो है इस तरह से कब्जा किया, और उन्होंने नाम लिया इस्लाम का। आज भी जो मानवता के हत्यारे हैं, आज भी नाम लेते हैं वो इस्लाम का। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई जो हत्यारा है, आतंकवादी है, अपराधी है, उसको किसी पंथ से मत जोड़ो ना। वही गलती वो आज भी हो रही है। वो तो जो हत्यारे हैं, अपना राज स्थापित करते हैं, उनकी तो साजिश का हिस्सा है कि पंथ को चिपकाएंगे तो उनको एक शील्ड मिल जाएगी, उनको एक रक्षा कवच मिल जाएगा। तो ये तो उनकी साजिश का हिस्सा है। लेकिन हमारा देश जबकि आज़ाद है, संविधान से चल रहा है, वही गलती यानी हम कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को वो इस्लाम से जोड़ रहे हैं। माना कि उसी समाज के हैं,
लेकिन जब एक बार वो आतंकवादी हो गया, अपराधी हो गया, तो वो अपराधी है। तो मैं बता रहा था कि जब से मोदी महोदय आए 2014 से, तो ये जो कट्टरवादी तत्व हैं इस्लामाबाद के और पीछे पीछे वामपंथी क्या क्या शुरू किए, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है और पूरे विश्व में फैला दिया। बराक ओबामा बोला, फलाने बोला, और पश्चिमी देशों में फैला और अमेरिका में कि भारत का हिंदू बहुत इंटॉलरेंट हो गया है। लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग से तमाम उदाहरण उसको वो पेश किया और लिंचिंग चारी ओर, इंटॉलरेंट हिंदू, और जो है वो उसी में नाटक किया। जो उनके अवार्ड मिला था, जो उनको पुरस्कार मिला था, तो अवार्ड वापसी का भी तमाम नाटक किया इन सबों ने, वामपंथियों को तो देश मतलब वामपंथियों को तो उनका तो मंसूबा है भारत को कमजोर करने का। तो एक हवा खड़ा किया गया कि असहिष्णु हिंदू, इंटॉलरेंट हिंदू, इंटॉलरेंस। एक दूसरी साजिश शुरू की गई कि मुसलमान डरा हुआ है। वो नासिरुद्दीन शाह वाला गैंग, कौन है वो जो एक लेखक है ना, वो फिल्मी दुनिया वाला जो स्टोरी राइटर और माने कहानी लेखक और संवाद लेखक जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर, नासिरुद्दीन शाह और कई, और आमिर खान भी सब डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है। और तो और ये उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 10 साल तक उपराष्ट्रपति भारत में रहा, तब मुसलमान डरे हुए नहीं थे। जिस दिन वो रिटायर हुआ उसी दिन से जो है मुसलमान जो है वो डरना वो शुरू कर दिए। इस तरह की नौटंकी इसने किया। हम हामिद अंसारी पता है उपराष्ट्रपति के पद पर, तब उपराष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के पद पर वो गद्दार नेहरू बैठा था, देश ने उसको झेला। तो 10 साल जो है उपराष्ट्रपति के पद पर रहा था, तब मुसलमान नहीं डरे हुए थे। जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन से वो मुसलमानों को बहुत डर लग रहा है। तो मुसलमान डरे हुए हैं। और उसके पहले इंटॉलरेंट हिंदू और असहिष्णु हिंदू, इसका पूरा हुआ जो है वामपंथी जो मानसिकता के बौद्धिक वर्ग हैं और कुछ कट्टरवादी तत्व हैं इस्लाम आस्था के, वो शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में एक कदम और आगे एक कोई सईद नकवी करके है। पहले तो बड़ी तारीफ करता था वाजपेयी की, जब बस यात्रा हुई थी वहाँ पाकिस्तान। आज उसने एक किताब लिखा है और उस किताब का विमोचन में या उस पर डिस्कशन में वही भारत के गद्दार पत्रकारों का जो गिरोह है, आशुतोष, अशोक वानखेड़े, वो आलोक जोशी, शरद प्रधान, विवेक अग्निहोत्री, ये जो और अमरीश कुमार, मुकेश कुमार, ये सब जो है देश के खतरनाक गद्दारों का जो है, देश के खतरनाक गद्दार पत्रकारों का जो गिरोह है, उसी के साथ वो डिस्कशन कर रहा था। किताब का नाम था कि भारत से मुसलमान गायब। किताब का नाम क्या था? भारत से मुसलमान गायब। अब देखिए, जिस देश में ये नफरत को समाप्त करके भारतीय एकता की कितनी जरूरत है, एक और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के यह एक व्यूह रचना, एक दुष्प्रचार, एक डिजाइन, बहुत बड़ी खतरनाक डिजाइन के साथ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, इन्हीं का प्रधानमंत्री बनेगा, गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। एक झूठा ये
दूसरा झूठा वामपंथियों के साथ जो कट्टरवादी तत्व हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, तो हिंदू बहुत इंटॉलरेंट हो गया, मुसलमान बहुत डर गया। अब क्या मुसलमान अब गायब हो गए। तो हमारी और भारतीय जनता दल के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये विनती है, प्रार्थना है, इन दोनों दुष्प्रचारों को कुचलिए आप, कुचलने की जरूरत है। बाकी तो तथ्य जो है जब हम लोग आएंगे, और आने वाले ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब तक ही सीमित रहेंगे, सब बताएंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि इस्लाम आस्था से कोई प्रधानमंत्री बन गया तो क्या हो जाएगा। मैं तो यहाँ पूछता हूँ इन कट्टरवादियों से, ये जिन्ना साहब ही यदि प्रधानमंत्री बन गए होते तो क्या नुकसान होता। लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या नुकसान हुआ, यह देश ने देखा है। कम से कम जिन्ना साहब जो प्रधानमंत्री होते तो लद्दाख का वो पोर्शन जो है, जो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया है अपने दुश्मन चीन को 45,000 वर्ग मील, और उसके पहले उसने चीन की सेना को घुसा दिया था नेपाल या अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा तो नहीं होता ना। कम से कम जिन्ना साहब ही वो प्रधानमंत्री होते तो नेपाल मिलना चाहता। और वैसे भी ये तो जग जाहिर था कि जिन्ना साहब कुछ ही दिनों के मेहमान थे, तो शायद अपने जीवन काल में ये भी करते या नहीं करते जो भी है, लेकिन ये गद्दारी तो नहीं होती ना। तिब्बत जो कि भारत में मिलने वाला था वो भारत में होता है ना, नेपाल भी तो भारत में होता है ना, बर्मा भी तो भारत में होता है ना, भूटान भी तो भारत में होता। तो इस तरह का हुआ जो है कि 2029 में मुसलमान बन जाएगा, वो है ये उसी तरह का है जो कि जिन्ना के खिलाफ बात उठाई गई, और जिन्ना के खिलाफ बात उठा करके और किसको बनाया गया, भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट, इसको गद्दार जवाहरलाल नेहरू को। तो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की असलियत यही है। और क्या क्या नुकसान हुआ भारत का, यह देश देख रहा है। उस नुकसान को, उस गद्दारी को छिपाने के लिए तमाम वो साजिश हो रही है। अरे ये गद्दार बीजेपी जो है धारा 370 से हटा करके तमाम वोट बटोर लिया, लेकिन एक शब्द नहीं बोला इसे जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू के विषय में। ये मोदी जो है 12 साल वाली गुलामी का तो जिक्र कर दिया। ये अमित शाह जाकर के बोल दिया मेरठ में क्या कि हम मुगलों से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता दल इस अमित शाह से इस मोदी से पूछ रहा है कौन मुगल है अपने भारत में। हमारा देश यह एक संवैधानिक इकाई है, भारतवर्ष है। तो ये जो कट्टरवादी तत्व हैं दोनों ओर के, इनको हमारे देश के लोग पहचाने, इसको क्या क्या झूठ ये फैला रहे हैं। और उसी में एक जो इस दुखड़े को बढ़ाने वाला जो तथ्य यह है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो भी बौद्धिक वर्ग है, एक तो नेहरू की, मोहनदास करमचंद गांधी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की जो है, इनकी गद्दारियों के विषय में उससे घिघी बंद रहती है। जो मरे ये माने जो कम से कम यानी भारत के पक्ष में एक माहौल बन सकता था। तो सबसे बड़ा अपराध जो हो रहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो भी बौद्धिक वर्ग है, जो कुछ सोच सकता है, कुछ विचार मंथन कर सकता है, कुछ लिख सकता है, कुछ पढ़ सकता है, वह जो है मोहनदास करमचंद गांधी की
और जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और इनकी गद्दारियों और इनकी लूट और देश में किस तरह से देश का विभाजन किया, इस विषय में एक शब्द नहीं बोलते। दूसरा अफवाह कि बीजेपी आरएसएस के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं और इतना अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को ब्रेन वॉश कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ऐसी, यानी भारतीय समाज विरोधी और भारतीय समाज विरोधी और जो भारत को चाहिए एकता और भाईचारा, उसकी दुश्मन ये समाजवादी पार्टी में, और उसी प्रकार जो है गुंडों और माफियाओं का जिस तरह से इसमें राज्य रहता है समाजवादी पार्टी में, आरजेडी में और टीएमसी में, खास करके ये तीन मुख्य हैं, और काफ़ी जो है इसमें जीएनपीसी में भी है। उन्हीं में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोग जाकर के उसमें नेतागिरी करते हैं, नेतागिरी भी करते हैं और अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से वोट दिलवाते हैं। मानसिकता तो ये भी चली ना कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में इन सबों ने जो इनका बौद्धिक वर्ग था, जो समझाने वाला था, जिसने भी ब्रेन वॉश कर दिया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, किस बीजेपी को हराना है और कोई मुद्दा नहीं। तो इन पार्टियों में होड़ लगती थी, समाजवादियों में, बहुजन समाज पार्टियों में, जीएनपीसी वालों में, कि मैं बीजेपी को हरा सकता हूं, हमको वोट दो। बताइए, जिस देश में लोकतंत्र का ये घटिया असर हो, वो कैसा लोकतंत्र? तो और वही इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो कट्टरवादी तत्वों ने ब्रेन वॉश कर दिया है, तो वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका पश्चिम बंगाल में जो है, उस गद्दार ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा है और उसके मोह माया जाल में फंसा हुआ है। ये उसी प्रकार का दुख रहा है। तो वही मैं इस बात का एक नमूना अपने देश के सामने, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीयों के सामने बता रहा था कि वही मानसिकता है कि जबकि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहनों के तबका जो है, ये इसको माइनॉरिटी वो कहना छोड़ दीजिए, ये हमारी दूसरी मेजॉरिटी है। यानी हिंदू सनातन आस्था वाले तबके को हम जो है वो जो है यानी बहुसंख्यक मानते हैं। तो ये हमारा दूसरा बड़ा बहुसंख्यक समाज है, ये जो अल्पसंख्यक नहीं है बिल्कुल। तो इस बहुसंख्यक, दूसरे बहुसंख्यक की इज्जत करनी चाहिए, इस तरह से पेश आना चाहिए कि कम से कम ये अपना है। कट्टरवादी जो तत्व हैं उनको पकड़ना बहुत आसान है, बशर्ते इनको अपना करके, इसकी जरूरत है। लेकिन ये कट्टरवादी तत्व हिंदू सनातन वाले बस वही भेद गजवा हिंद आ जाएगा, वो आ जाएगा, पंचत पुत्र हैं, जिहादी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, गद्दार हैं, इनके अलग अलग रूप हैं इनके कहने के। और ये सिर्फ जो है, देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये सभी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले नहीं कहते हैं। कट्टरवादी तत्वों का ये वो चरित्र है। और वो यहाँ तक कि हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं उनको नहीं बख्शते हैं, उनको भी चमार कहेंगे, अर्जन कहेंगे, क्या क्या कहते हैं। ऐसे तत्वों को, उनकी प्रवृत्तियों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, इनको कुचलने की जरूरत है। जब तक इनको कुचला नहीं जाएगा, हमारे मुल्क में शांति आ नहीं सकती। ये बात है। और ये कट्टरवादी तत्वों का इनकी भले साजिश बना देखिए, इनकी साजिश के नमूने मैंने हम बता सकते हैं। ये इस देश को तबाह करने वाली जीएनपीसी,
उसके जब टीवी डिस्कशन में होता है किस तरह से झूठ झूठ बोल के दहाड़ते हैं, इनको बुरा नहीं लगता। ये कहाँ से उठा के लाते हैं? सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की कुछ कुरीतियां, बैड प्रैक्टिसेस को उठा करके वो नफरत फैलाते हैं। छोटा सा नमूना कि ये रमजान का पाक महीना, शुभ महीना, और नवरात्रि का उतना ही पाक और शुभ जो है नवरात्रि शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के दल ने दिल खोल करके शुभकामना दिया कि भाई कम से ऐसा संयोग नहीं मिलता है। उसमें भी इन्हीं कट्टरवादी तत्वों का जहर घोलने का मौका इन समूह ने छोड़ा नहीं। मीट दिखाया जा रहा है। अरे भाई जो मीट बेच रहा है क्या वो छोड़ देगा? उनसे ये कहा जाए कि नहीं भाई, जब लोग मंदिरों में जाते हैं और मंदिर के रास्ते में मीट वगैरह देखता है उसको आप बस ढक दीजिए। लेकिन ये शब्द जो है आप निवेदन के साथ कहिए ना, मान जाएंगे वो, ढक देंगे, किसी को देखेगा नहीं। जो उसके लिए इंटरेस्टेड होगा वही खरीदेगा, या इस तरह से कुछ आवरण दे करके वो कर देंगे। प्रेम से बोलिए ना। और कहना नहीं होगा कि जी हिंदुस्तान एक चैनल है, उसकी एक एंकर थी, लड़की थी बेचारी, इस कट्टरवादी तत्व को बहुत डांट रहे थे, एक कट्टरवादी तत्व को, कि ये क्या आपका तरीका है कि जबरदस्ती जो है उनकी दुकान बंद कराइए, वो भी जय श्री राम का नारा भी लगाइए। यह हालत, हर चीज हमारे देश में समझदारी का अभाव है। हिजाब ही ले लीजिए। हिजाब जब की बात है सीधा कि भाई अरे भाई हमारा ये संवैधानिक देश है, हिजाब जो है प्राइवेट में आप पहनिए ना उसको, और सार्वजनिक में यदि कोई पहन भी लिया तो भैया सार्वजनिक जीवन में मत पहनिए इसको, प्राइवेट में आप अपना पहनिए। ये संवैधानिक देश है और हमारा समाज जो है भारतीय है। यदि इसको प्रेम से उनको बताया गया होता, प्रेम से काफ़ी लोगों को अपने पक्ष में कर लीजिए। बाकी जो कट्टरवादी हैं उनको डील करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके विरोध में उसके सामने भगवाले के पहुंच गए, ये थोड़ी होता है। तमाम ऐसे इशू, अजान का, अब जब ये रमजान का महीना तो अजान तो होगा ही, या बंद कर देंगे उसको आप। लेकिन कुछ तत्व उसको बार चलाते हैं, तो उनको प्रेम से कह दिया, अरे भाई एक आध बार आपका अजान हो गए ठीक है, लेकिन और लोग भी रहते हैं, थोड़ा सा उनका भी ख्याल करिए, तो वो मान जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। कट्टरवादियों को हमेशा समाज से अलग थलग जो करिए, बाकी लोगों के साथ प्रेम व्यवहार करके बात, और हर एक के लिए नियम नहीं बनेगा, पुलिस नहीं आएगी, मुकदमा नहीं चलेगा। आपसी समझ, ये हमारा समाज माने कम से कम मतलब कि 1500 वर्ष से साथ में रह रहा है। तब भी अजान भी होती थी, तब भी सब कुछ चलता था। लेकिन आज जिस तरह की ये डिजाइन चल रही है, वो नफरत किसी न किसी बहाने, छोटी से छोटी बात पर, ये तो निश्चित है कि हम जो है कट्टरवादी सोच के तत्वों के जाल में फंस रहे हैं। अपने समझदारी का परिचय न दे करके उनके जाल में फंस रहे हैं। और एक उपाय और भी मैंने बताया था, ये बात सही है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं कि उसकी शुरुआत वो पहले करते हैं। कोई भी होगा तो कोई प्रोसेसन जा रहा तो वो पत्थर फेंक देंगे, बस भड़क गए, और उसके बाद दंगे हो गए, और दंगे का शिकार फिर सबसे अधिक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही होते थे। और शुरुआत वही जो है वो कट्टरवादी तत्व ही करते। अब वो कट्टरवादी तत्व हैं कौन? मैं फिर से कह दे रहा हूं, पूरा देश जाने, हमारे आदरणीय, ये वही GNPC
गांधी नेहरू परिवार चंद्रनाथ चौकड़ी काकस और समाजवादियों के बहुजन समाज पार्टी के लोगों के, टीएमसी के, राजनीति के, उन्हीं के द्वारा पाले हुए इस किस्म के उपद्रवी और हिंसक और असामाजिक और कट्टरवादी तत्व होते हैं। इस तथ्य को हमारे पूरे भारतीय समाज के लोग जान जाएं और ये जो हिंदू सनातन आस्था वाले तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको भी समझा दें कि ये तत्व जो है इन्हीं भारत विरोधी ताकतों की, भारतीय समाज विरोधी ताकतों के एजेंट हैं, उन्हीं को पालते हैं, पोसते हैं और ऐसे मौकों पर वो इस्तेमाल भी करते हैं। अब तो कई फिल्मों में आप देखते होंगे कि यानी ध्रुवीकरण करने के लिए यानी फिल्मों में जो दिखाया दंगे करवाते हैं, लोगों की जान लेते हैं, भेद विभेद फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं ताकि वोट मिले, वोट और सत्ता मिले। तो कहने का मतलब है कि आज हमारे पूरे भारतीय समाज का और हमारे भारतीय भाई बहनों का ये फर्ज बनता है कि इनको पहचानिए और उनके जाल में बताइए। वो जाल हमको दिख रहा है कि हमारे खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो है या तो टीएमसी में, या तो आरजेडी में, या तो समाजवादियों में, या तो वाम दलों में, या तो जेएनपीसी में, इनमें आपको मिलेगा। ये सब के सब जो है देश के दुश्मन है। जहां एक और अभी भी भारतीय जनता दल भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ, मोदी जी भी कह रहे हैं, पूरा देश भी अमूमन जानता है कि हमारा जो तबका है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका, इसकी मुल्क परस्ती पर, देशभक्ति पर पूरे देश को नाज है, ये स्थिति है। लेकिन इनके लोग जो है देश विरोधी ताकतों के में जाकर के नेतागिरी करते हैं, पूरा वोट ले जाते हैं इसका इनके लिए। यह जो है ये बहुत खतरनाक स्थिति है और सिर्फ यहीं तक ये किया जाए तो बात नहीं है। ये राजस्थान के हिंदू सनातन वाले क्यों वोट करते हैं कांग्रेस को, हरियाणा के तमाम माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो समर्थन करते हैं इस गद्दार जेएनपीसी का। वहाँ तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का सवाल नहीं उठता है। ये कौशिक लोग, अब लोग तो नहीं मैंने कौशिक कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हरियाणा के क्यों समर्थन करते हैं जेएनपीसी का। तो ये सवालात हैं, इन्हीं सारे सवालों को क्रैक करना है, इनको मैंने क्या कहते हैं क्रश करना है, इनको नष्ट करना है। ये जेएनपीसी हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाती है, फिर उसको वोट मिलता है। तो बड़े बड़े सवाल हैं। तो इस विषय में मैं सोच रहा था कि एक चर्चा करूं कि भाई ये इनका जो हुआ और एक हुआ जो यही खड़ा करता है, ये अपराधी दीपक त्यागी जो कि अपना नाम बदल करके बाबा हो गया और नाम इसने रख लिया है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, यही बोलता रहता है मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये बन जाएगा, कजवाई हिंद आ जाएगा फलाने ठिकाने। और एक दूसरा गिरोह है जो हमारा हिंदू जो है असहिष्णु हो गया है, मुसलमान डरा हुआ है, अब आ रहा है कि मुसलमान समाप्त हो गए। तो इस तरह की जो व्यू रचना है, खतरनाक व्यू रचना है, इससे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इससे बचे, ठीक ना। ये जो बीजेपी जो सत्ता में मिल रही है, ये उसी व्यू रचना का एक दुष्परिणाम है कि जब तक बीजेपी है तब तक वो हिंदुओं की रक्षा हो रही है। कहाँ वो इसके छोट भैया आते हैं ना, बीजेपी की शिकायत पड़ा है तो इनको बोलते हैं कि वो समुद्र को
की तरह जो है राजा हैं। कोई इनसे पूछता नहीं है भाई कि हमारा यह देश जो लोकतांत्रिक है, सत्ता जो है जनता के पास है। वही राजा रानी चले गए, राजा रानी नवाब और बादशाह सब विदा हो गए। अब इसमें जो है संवैधानिक शक्ति या संवैधानिक सार्वभौमिकता या संप्रभुता वो जनता में है और उसी को चुनने का। लेकिन इस जनता को, इस भारतीय आवाम को इन देश विरोधी ताकतों ने कितना ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो ये फैसला नहीं कर पाती है कि वास्तव में ये देश विरोधी ताकतें हैं। मैंने नमूना बताया ना कि एक कोई इसका मायावती का कोई चमचा था, जीएनपीसी के लूट के विषय में कुछ नहीं, जीएनपीसी के नेहरू ने क्या गद्दारी किया, कुछ नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या गद्दारी, कुछ नहीं, देश बंटवाए, कुछ नहीं, सिर्फ आरएसएस बीजेपी इस कदर ये ब्रेन वॉश। और देखिए इसी समय मोदी और बीजेपी का अपराध तो यही है कि देश के दुश्मनों को बचा रहे हैं, लेकिन मोदी के शासनकाल में कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का जो ये विजन है कि भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाना। अब अरे भाई जो युद्ध हुआ है ये वाला यूक्रेन और रूस का दिखाता है ना कि भारत को शक्तिशाली होना चाहिए। और वो शक्ति कहाँ से आएगी? जब हम आर्थिक शक्ति बनेंगे, आर्थिक शक्ति के आधार पर फिर हम सैन्य शक्ति बनेंगे, सैन्य शक्ति के बाद वो राजनीतिक शक्ति बनेंगे, या इसके बाद चारित्रिक शक्ति बनेंगे, यानी ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर। तो आर्थिक शक्ति बनने के लिए जो विदेशी निवेशक को लाना जरूरी है, और उसको लाने के लिए जो आधारभूत ढांचा है, सड़कों का, रेलवे लाइन का, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, सीमाओं पर सड़क, और जो दुर्गम जो क्षेत्र है हमारे, नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है, अपना ये वो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, तो इसमें सड़कों का जाल, रेलवे लाइन के जाल, भारतमाला भी है, और लॉजिस्टिक पार्क है, और जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और आपका डिफेंस कॉरिडोर, तमाम के काम हो रहे हैं। पैसा लगता है इसमें, कहाँ से पैसा आ रहा है? जबकि कोरोना की अवधि है, विश्व की और व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा रही हैं, लेकिन तब भी काम जो है वो बड़ी गति से हो रहा है। हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब में बना है, गर्व की बात है, काम हो रहे हैं। उसको ये जीएनपीसी के जो चंगू मंगू हैं, यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया है। उसका एक, और ये कहने वाले कौन होंगे? निश्चित रूप से चीन के द्वारा फंडेड इस तरह के मीडिया में बैठाए गए। और एक लेटेस्ट आपको मैं बताऊं, एक आता होगा नॉकिंग न्यूज, चलाता कौन है? गिरिजेश वशिष्ठ। वो यही फैला रहा है कि मोदी जी सब बेच रहे हैं, सब बिक गया, और $3.5 ट्रिलियन का कर्ज हो गया इसके ऊपर, वो NHI, यही सब फैला। वो गद्दार गिरिजेश वशिष्ठ जो है एक शब्द नहीं बोलता है कि कितनी खतरनाक ये जीएनपीसी है, जो कि हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाइयों का कत्ल किया। ये जीएनपीसी कितनी खतरनाक है उसका नमूना एक बिल्कुल नीचे असर का लोग बताते हैं कि जो 24 अकबर रोड या 10 अकबर रोड इसका कार्यालय है जीएनपीसी का, वहाँ पर आज भी काफ़ी ठेकेदारों का तांता लगा रहता था। कोई ठेकेदार होगा तो गेट खुल जाएगा, आम आदमी के लिए वो खुलेगा ही नहीं। बस तिकड़म पैसे का धंधा, और जब इनका शासन होता है तो बस ही होता है। बड़े बड़े ठेकेदार लूटर हैं।
और उसे लुटवाते हैं और वही लूट करके काला धन के रूप में जमा करते हैं। तो ये जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी डकैत है। और दहाड़ के इसके पत्रकार बोलते हैं सामने कि हमने रोड बनाया। वो ये बीजेपी वाले उसके जवाब में नहीं कहते हैं वे जितना आप ये रोड पानी दिखा रहे हैं उसका हजारों लाखों करोड़ गुना आपने लूटा है इस देश को। अंग्रेज भी अपना जो है वो जो रेलवे लाइन बिछाए थे, पोस्टल नेटवर्क लाए थे, दिखा करके इस देश को उसका कई गुना लूटा था। तो सब डकैत जो है कोई न कोई आधार बनाए रहते हैं अपने लूट को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन बीजेपी वाले कभी जो इस तरह से जो भारतीय जनता दल बता रहा है कभी भी उसको बेनकाम नहीं करते। इतना बढ़िया काम करते हुए मोदी जी जो जेएनपीसी को बचा करके जो गद्दारी कर रहे हैं यह देश माफ नहीं करेगा। जेएनपीसी के बचाने के लिए उन्होंने जो बोल रखा है कि हम 12 साल वाली गुलामी से लड़ रहे हैं, ये उसी का है कि लोगों का ध्यान सिर्फ जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले या मुसलमानों के खिलाफ जो है उनको वो ये वातावरण बनता रहे, नेहरू की गद्दारियों की ओर लोगों का ध्यान न जाए। ये गद्दारी है बीजेपी की और मोदी जी की। इतने तथ्य जो है भारतीय जनता दल लाता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए, अपने आदरणीय भारतीय अवाम के लिए। काफ़ी लोग जो बेचारे नहीं भी समझ पाते हैं वो भी इसका महत्व समझते हैं। सिफत इस बात की है कि जिनका बौद्धिक स्तर नहीं उठ पाया हुआ, जिन्होंने इतना ज्ञान अर्जित नहीं किया है, वो भी भारतीय जनता दल के इस निवेदन को, इस यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से निवेदन को महत्व दे रहे हैं, जो कि नहीं भी समझ पाते हैं भाई कि ये जो है ये जो संगठन है कम से कम यूट्यूब के माध्यम से एकता चाहता है। और एकता कितनी जरूरी है ये हमारे भारतीय भाई बहन समझ रहे हैं। इसीलिए जो है जो वो तबके जो कि हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं तभी समझते भाई कि कम से कम एकता की बात करता है, सम्मान की बात करता है, भारतीय सम्मान की बात करता है। तो और जो कम से कम बौद्धिक वर्ग है वो उसको समझना चाहिए। और बौद्धिक वर्ग में एका दुका आ रहे हैं, लेकिन बौद्धिक वर्गों का जो बड़ा तबका है वही उसका वही हालत है जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कहा। तो मोदी जी का जो अच्छा काम है, अब उस काम को के खिलाफ एक हवा खड़ा किए हैं कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है। लेकिन ये दुष्प्रचार को काटने के लिए बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता बेकार है। और यही नहीं, भारतीय जनता दल देश हित में जहाँ जहाँ भी होता है उन बातों को उठाकर अपने आवाम से उनको अवगत कराता है। देश के दुश्मनों गद्दारों को भी इससे भी अवगत कराता है। और ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये बीजेपी के जो देखिए बीजेपी के सारा किया करा है, बीजेपी के जो कट्टरवादी तत्व हैं सब उसको तबाह कर रहे हैं। मान लीजिए अमित शाह ने कुछ अच्छा भी काम किया हो, मोदी जी ने अच्छा काम किया हो, लेकिन ये वक्तव्य उनका देना कि हम क्या मुगलों से लड़ रहे हैं, ये किस मानसिकता को दिखाता है। सैन बाग में मैं बैठी थी, हमारी माताएं और बहनें, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो कि देश विरोधी ताकतों के द्वारा उनके दिमाग में जहर भर कर बिठाई गई थी। वो अमित शाह गए थे वहाँ पर, वो तो बोल भी रहे थे कि कम से कम बात करते, लेकिन नहीं गए ना। बीजेपी का अदना सा जो है कोई कार्यकर्ता तक नहीं गया। बोलते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो कि हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ता है। इतना खराब वातावरण बना हुआ था उसे सैन्य के कारण जो है इन समों के माथे पर शिकन तक नहीं आई कि भाई वहाँ जो है
अपना कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई मंत्री भेजे, और क्या गंदी गंदी बातें जो है जो सोशल मीडिया में सब डलवा रहे थे सब। वो तो हमारे भारतीय जनता दल के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी हमसे कहे कि चलिए, मन का भाई अपने पास तो साधन भी नहीं, लेकिन चलिए चलते हैं। जो कि बन पड़ा देखा मौके पर, वो बहुत कुछ वो कहता है कि बीजेपी वाले क्यों नहीं गए वहाँ पर। और जो मैंने जो एक साधारण प्रतिक्रिया हो सकती थी, वह जो न्यूज़ 18 इंडिया का एंकर जो कि उस समय जो है लाइव टेलीकास्ट करवा रहा था, और हम तो गए थे भाषण देने, लोगों को समझाने के लिए, और बिजली वो कटी हुई थी, तो मजबूरी में जो है वहाँ के जो माताएं बहने कहती कि अंकल जी, ये दिल्ली पुलिस ने ये बिजली काट दिया है, अब वो बिजली नहीं आएगी, और ये जो लाइव टेलीकास्ट है इसी में जो कुछ भी करना हो कर दीजिए। तो हमने वही कहा कि भाई कि एक तो जो ये आप नारा लगवा रही हैं कि छीन के लेके आज़ादी आज़ादी, ये नारा मत लगाइए। देश तो आज़ाद है ना, और आज़ादी, कौन सी आज़ादी आपको चाहिए, और जो जिसको छीनने की बात कर रहे हैं, ये नारा तो देश के दुश्मन ये वामपंथी लगवाते हैं जेएनयू में। तो इस तरह का काम मत करिए। मैंने साफ कहा था सामने, तभी लोग चौंके थे। तो अब फोटो लगाए थे वो राम प्रसाद बिस्मिल का, और वो माता बहने बोले, समझ रहे थे कि ये राम प्रसाद बिस्मिल ही जो है अशफाकुल्ला है। मैंने पूछा भाई, तो वो माताएं और बहनें सैन बाग वाली कह रहे थे कि ये अशफाकुल्ला का फोटो है। तो हमने मोबाइल से निकाल कर दिखाया कि अशफाकुल्ला जी है। अच्छा, अशफाकुल्ला बड़े खूबसूरत लगते भी हैं। एक नवयुवक जो है वो बहुत बढ़िया, अच्छा उनका फिजिक, बॉडी सब खूबसूरत नवयुवक। मैंने कहा ये हैं अशफाकुल्ला जी, और मैंने कहा दुरुस्त कर लीजिए। मैंने हम नहीं कहते कि राम प्रसाद बिस्मिल के फोटो को हटा दीजिए, ये भी रखिए, लेकिन अशफाकुल्ला जी का ये फोटो है वो लगा दीजिए। और ये भी जान लीजिए कि हमारा शाहजहांपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, बहुत सौभाग्यशाली है। अब इसमें कैसा हो गया पता नहीं कि वहाँ से 3 प्रमुख हमारे अमर शहीद और परम राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी हुए हैं। पहले हमारे हैं अशफाकुल्ला जी, दूसरे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, और तीसरे हैं रोशन सिंह। सही बात है। तो जब उसका मैंने बताया, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया वाला लाइव टेलीकास्ट करवा रहा था, तो माताएं बहनें ने कहा कि अंकल जी जो है वो, हालांकि वहाँ पर भाषण देने वालों में की लिस्ट में मेरा नाम दर्ज किया गया। हमारा जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसके साथ दर्ज किया गया। कोई भी इसको देख सकता है, लेकिन चूंकि बिजली कटी थी, तो उन माताओं और बहनों ने कहा कि अंकल जी इसी में जो कुछ कहना कह दीजिए। तो हमने यही कहा कि हमारे ये माताएं बहनें जो है, जो हमारे देश की दुश्मन ताकतें हैं, जिन्होंने इनके दिमाग में जहर भर करके और इन्हीं के कंधों पर जो कि इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े भ्रम का शिकार है। जब ये बात कही तो काफ़ी लोग चौंके, और इस पर उसने सवाल किया, उस जो एंकर था न्यूज़ 18 इंडिया वाला, तो क्या क्या इनके समर्थन में आप नहीं आए हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं भाई, हम तो अपनी माताओं और बहनों से निवेदन करने आए हैं कि इस बड़े एक साजिश के तहत जो भ्रम का शिकार बनी हुई हैं, उस भ्रम से या उस साजिश से आप निकलिए। तो जब हमने ऐसा कहा, तो वो जो न्यूज़ 18 इंडिया का जो एंकर था, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसकी प्रस्फुटित हुई, अपने आप निकली स्पॉन्टेनियसली। कह रहे जो काम बीजेपी को करना चाहिए, उन्होंने बोला इस बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। ये सब थे उस एंकर के, इस बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं।
हमने इसके जवाब में वो तमगा नहीं लूटा कि हाँ भाई मैं ही करूँ, मन करने नहीं भाई। ये प्रत्येक देशवासी का, हमारे भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि जब इस तरह का भ्रम फैला हो तो वो जा करके जो हमारी माता भारी या कोई भी हो उनसे निवेदन करें, उनको समझाए ये अपनी ही माताएं और बहनें हैं, ये अपनापन तो दिखाइए, समझेंगी इस बात में। ये कोई जिद्दी होगा टकरो, उसको भी प्रेम भाव से, आदर भाव से समझाया जा सकता है। लेकिन इन सबों का बीजेपी वालों का चरित्र देख लीजिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी का सब किया करा ये एक्सप्रेसवे, हाईवे, फ्रेट कॉरिडोर सब बेकार हो जाता है। नफरत फैलाने वाले एजेंट जो छोड़ रखे हैं वह इस देश को कबूल नहीं है। अब कम से कम जो ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, इसका जितना जल्दी हो सके मोदी जी निपटारा कर दें या हमारी आवाम इसका वो निपटारा कर दे। अब तो वो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है एक और उसका समूह बढ़ता जा रहा है। वो लाइव टेलीकास्ट करवाता है, कुछ लोगों को बुला करके वो ऐसा करता है। लेकिन जो खतरनाक इस देश का दुश्मन है तो दुश्मन है वो। तो इस समय तो 3-4 बहुत ही खतरनाक है। गद्दार जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, असदुद्दीन ओवैसी तो जो है उसका जो छोटा भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, इन समूहों को तो नहीं बल्कि इनकी गतिविधियों को, उनके हरकतें और कारनामों को कुचलने की आवश्यकता है। और कुचलने में जो पहला कदम है, इनकी मजमे को, इनकी सभाओं को शून्य कर दीजिए, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का हो चाहे इनका। और उसी प्रकार जो है एक बामन मिश्रम है जो कि बहुजन समाज पार्टी की एक शाखा है, वामसेफ, उसका अध्यक्ष है वो। और वो बराबर हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बहुत बोलता है। और कोई कह रहा था कि ये 2 वोट की व्यवस्था, माने कि हमारे विकसित भारतीय भाई बहन में यदि 1 वोट दें तो उसकी कीमत 2 की होनी चाहिए। इस तरह की झूठी बात है और झूठ बहुत बोलता है। वो कह रहा था कि जो 1932 में ना, 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था। और वो पूना पैक्ट जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? वो रामजे मैकडोनाल्ड अवार्ड। और तो रामजे के स्थान पर वो चर्चिल बोल रहा था ये बामन मिश्रम जो है रामजे के स्थान पर चर्चिल बोल रहा था। तो उस संबंध में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बस ये जाने कि ये अंग्रेज तो हमेशा हर वक्त जो है भारत को विभाजित करना, उसको कमजोर करने की उनकी साजिश आज भी रहती है और उसमें भी थी। तो इन्हीं हमारे जो विकसित भारतीय भाई बहनों को इनको भारतीय समाज से अलग करने के लिए उसने, और जिस प्रकार उसने किया था ना, जिस प्रकार अंग्रेजों ने 1909 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग से वो अलग जो है मतदाता मंडल, माने सेपरेट इलेक्टोरेट, कि इनका अलग एक जो है मतदाता मंडल रहेगा। और जिसको कि इस कांग्रेस ने वो उसको मान भी लिया। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि पाकिस्तान को बनाने वाली, भारत को बांटने वाली सिर्फ एक ही संगठन है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने जिस वक्त इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाली, जिसमें कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लिए एक अलग से मतदाता मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसी तरह की व्यवस्था जो है रामजे मैकडोनाल्ड। तो इस तरह का जो अवार्ड का नाम होता है, तो जो उसमें जो प्रधानमंत्री रहता है इंग्लैंड में, वो और यहाँ का जो वायसराय है, दोनों के नाम को मिलाकर, तो उसमें यहाँ का जो भारत का जो वायसराय था उसका नाम था मैकडोनाल्ड, और उसमें जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था रामसे।
तो रामजे मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत जो है ये इस तरह से वो व्यवस्था दी गई कि हमारे पिछड़े या उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के लिए उसी तर्ज पर जो 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 इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 की तर्ज पर सेपरेट इलेक्टोरेट, एक अलग 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 मतदाता मंडल, तो इससे देश कमजोर होता है ना। तो ये गांधी महोदय जो है इसके विरोध में आमरण अनशन किए और फिर बाबा साहब ने कहा कि हालांकि आपके मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन देश को आपकी ज़रूरत है, ये बोल करके उनको महत्व देते हुए वो इसे जो रामजे मैकडोनाल्ड का जो खेल था उसको पीछे कर दिया। और लेकिन हाँ, उसमें व्यवस्था दिया कि विधानमंडलों में, माने लोकसभा में और राज्यसभा इसमें और विधान सभाओं में वो आरक्षण की व्यवस्था होगी, तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार जो टल गया, ये उसकी वास्तविकता है। उसको ये वामन मिश्रम ऐसा गद्दार जो है, गद्दार तो कहा जाएगा, जो भी देश को तोड़ने की बात करे, सब भारतीय समाज को तोड़ने की बात करे, वो देश का गद्दार। और एक वोट बराबर 2 वोट, तमाम इस तरह की खुराफात में। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन है, ये निकम्मा किस्म का जो ये प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, ये जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं वो पूरी मनमानी के साथ जो है पूरा तांडव कर रहे हैं। तो चाहे वो आपके ये वामन मिश्रम हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे ये गद्दार ये जो है वो पुष्पन कुलश्रेष्ठ हो, या ये आपका वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम इस तरह के भारतीय समाज को कमजोर करना, किसी को ना भ्रम और नफरत फैलाकर, तो इनके इलाज की आवश्यकता है। और दूसरा है बीजेपी का जो ये डिजाइन है कि सिर्फ जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहनों के इर्द गिर्द सारी बातें मैंने डाल करके नेहरू परिवार की गद्दारियों को छिपाना जो है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। और उसी में आगे भी बताया जाएगा। तो उसी में इनका जो है आक्रांता, बताइए, अकबर को आक्रांता कहते हैं। और जिसमें जो हमारा संविधान बना था, जितने आदर्श पुरुष थे, जो आदर्श पुरुष शुरू हुए थे, मेरे संविधान में जिनकी फोटो लगी हुई है, जो हमारे संविधान यानी ओरिजिनल मौलिक यानी मूल हमारा जो संविधान की जो प्रति है, उसमें आदर्श रूप में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र का फोटो है, प्रभु कृष्ण का फोटो है, और भी आस्थाओं के केंद्र उनका फोटो है, और अकबर की भी फोटो है, ये भी जान लीजिए। तो अकबर को ये हमारा भारतीय मानसिकता जो है वो महत्व देता है, उसको ये कट्टरवादी बोलते हैं, आक्रांता। कहने का मतलब इसलिए बताया जाता है कि इनका झूठे प्रचार को रोकना होगा। उसको भुनाने की जरूरत नहीं है, उसको भुनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस समय हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा करके ये बीजेपी वाले वोट ले रहे हैं। और उसी मानसिकता के ऊपर जो है ये योगी महोदय हैं, ये आपके मोदी महोदय। इसी इनके चुनाव जीतने के बाद तमाम जो है मैंने असामाजिक तत्व, गुंडे, माफिया जो है, तमाम इस तरह की हरकतें, तमाम वो डकैतियाँ पड़ी हैं इसी गाजियाबाद में। और जो है वो समाजवादी पार्टी के लोग जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के साथ हिंसा कर रहे हैं, जैसे कि उन्हीं के शासन में। तो इसलिए जब ऐसे लोग शासन में पहुंचे तो यही मिलेगा अपने आवाम को। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब जो है भारतीयता के आधार पर एक हो करके और भारतीयता के महत्व को समझ करके, भारतीय भाईचारा के महत्व को समझ करके एक होइए। और ईवीएम मशीन पर जैसा कि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि अपना भारतीय जनमानस इसी दिशा में तैयार भी हो रहा है।
ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करिए और भारतीय वाम ताकत दल को समर्थन दीजिए। यदि आप इस तरह की जो अभिशाप है इनसे निजात आप पाना चाहते हैं तो भारतीय आवाम ताकत दल को समर्थन दीजिए। भारतीय आवाम ताकत दल इसके बाद जितने भी चुनाव होंगे, 2024 का होगा, अभी उपचुनाव भी है इसका, संसदीय का आजमगढ़ और रामपुर इत्यादि उसमें भी, और जो 5 विधानसभाओं के 2 तो इसी साल माने गुजरात और हिमाचल, और अगली साल जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनमें भाग लेगा। तो भारतीय आवाम ताकत पूरे दमखम के साथ, पूरी गंभीरता के साथ वो चुनाव लड़ेगा। तो इन शक्तियों का नाश करिए। ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, और भारतीय आवाम ताकत दल को मजबूत करिए और इसके प्रयासों को भारतीयता के आधार पर वो मजबूत करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।